नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने यूजीसी नेट के लिए तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल कराने वाला सिंगल संस्थान जोश नेट जेआरएफ पे आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि हम लोग आज खास तौर पे हिंदी साहित्य यूजीसी नेट हिंदी विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लाइन बाय लाइन और इम्पोर्टेंट उस हर की को देखते हैं जहां से एनटीए के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल बोला जाता है, और भक्ति काल पूर्णतः बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। रीति काल का भी इससे पहले कुल मिला के 6 क्लासेज हो चुकी है। आज हम 7वें लेक्चर में प्रवेश किए हैं। इससे पहले अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले जाकर के हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू से देखिए। अगर रीतिकाल देखना प्रारंभ किए हैं तो रीतिकाल को ही शुरू से देखिए। साथ में पेन और पेपर को लेके बैठिए, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठने से यह होगा कि आपका नोट्स बनते चला जाएगा। और जब नोट्स बन जाएगा तो एग्जाम की जब तैयारी करेंगे, जब एग्जाम देंगे तो उससे 10 दिन पूर्व जब रिवीजन की बात आती है, आप जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट, आपको रिवीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। इसीलिए आपको नोट्स बना रहेगा तो आप रिवीजन क्या करें, बहुत आसानी से कर पाएंगे। हम लोग मध्यकाल के अंतर्गत खास तौर पर रीति ग्रंथकार कवि को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कई सारा रीति ग्रंथकार कवि को देखा है। अब जब मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इसी प्लेलिस्ट की भांति लगा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपूर्ण निचोड़। आपको पता है कि अभी ऑलरेडी कई सारे क्लासेज अपलोड हो चुका है, जाएंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से। अभी रीतिकाल में आप लोग हैं, इससे पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है। हमारे पास कोर्सेज कई सारे ऑलरेडी लाइंड हो चुके हैं, आप इस कोर्सेज को भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे लास्ट 60 डेज का जो कोर्सेज है जेआरएफ बैच, इसको भी देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। क्रैश कोर्स भी आपको बहुत कम समय में 60 दिनों के अंदर, इस क्रैश कोर्स को ऐसा है कि एग्जाम से पूर्व आप जब देख के चले जाएंगे तो आपका मिनिमम रेट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं जीरो से हीरो बैच, यानी कि कोई अगर बिगिनर्स है, बिगिनर्स भी मेरे साथ तैयारी करता है तो शुरुआत से अगर अपने विषय को बना के चल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी संपूर्णता के साथ कर सकता है। शुक्ल बैच पूर्णतः फ्री है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। शुक्ल बैच में मिशन जेआरएफ बैच, जो डेडिकेटेड मिशन जेआरएफ के लिए इंटीग्रेट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और यह है सिलेक्शन बैच, ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। आप इसको जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से डिजाइन किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जोश नेट जेआरएफ, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक से जुड़ जाना है, ठीक है, टेलीग्राम लिंक से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहली बार आए हैं तो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुल मिलाकर ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट वाइज बनाया हुआ है। साथ ही दोनों चीज़ पे काम है, आपका पीवाईक्यू भी यहाँ से हो जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी यहाँ से हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सारे फैकल्टी लोग मिल करके जो है आपके लिए काम कर रही है। जाइए अब आनंद कीजिए। चलते हम अपने चैप्टर की ओर, अपने क्लासेज की ओर। आपके सामने दिख रहा है 4 खंड में बटा हुआ। हम लोग खासतौर पे रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत है। रीति ग्रंथकार कवि में चिंतामणि त्रिपाठी से हम लोगों ने शुरुआत किया था। इसी के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, श्रीधर या मुरलीधर को पढ़ने वाले। देखिए खासतौर पर आप जब देखेंगे तो ये प्रयाग के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? प्रयाग के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकर कविता बनाई। संगीत की पुस्तक, नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकर पद्य, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है। किसमें है? जंगनामा में किसका किसका 2 वर्णन है, खास करके फर्रुखसियर और जहांदर शाह का। यह ग्रंथ काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, सात समान आदि का कवित सवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल खासतौर पर संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा का एक कवित नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। इत गलगाजी चढ़ियो फर्रुखसियर शाह, उत मौजदीन करी भारी भट भरती, ठीक है। इस तरह की जो है कवित नीचे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं लाल कवि के पास। क्या नाम है? लाल कवि। इनका नाम जो है गोरेलाल पुरोहित था। ये मऊ यानी बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र 2 चौपाइयों में बड़ी ब्यौरे के साथ वर्णन किया। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक का ही वृतांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह छंद अधूरा ही मिला है,
अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था? जो कुछ भी इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं संबंध आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। खासतौर पर जहां तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। अक्सर होता है कि अपने राजा के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर निगेटिव चीज़ें हैं तो वो नहीं लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही संजीदा के साथ लिखा। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुणयुक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावोत्कर्ष जहां दिखाना हुआ है वहां भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है न वह की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल की भी था। छत्रसाल का जो व्यक्ति भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तो दोनों की सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय की विजय वृतांत और उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया गया। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का क्या है, अनूठा है। लाल कवि एक और ग्रंथ विष्णु विलास नाम की ग्रंथ लिखते हैं। इसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है। इस पर कवि की कृति का स्तंभ छत्रसाल में छत्र प्रकाश ही है। छत्र प्रकाश के नीचे कुछ पद्य उद्धृत है। छत्रसाल प्रशंसा लखत पुरुष लक्षण सब जाने, सत कवि कवित सुनत रस पागे। ठीक है। युद्ध वर्णन के बारे में देखिए लिखा है, छत्रसाल हरा तह आयो भयो हरोल बजाई नगारो। ठीक है। अब चलते हैं घन आनंद के बारे में। घन आनंद ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। इनका जन्म 1764 के लगभग हुआ था। ये संबत 1796 में नादिर शाही में मारे गए। जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान, देखो क्या है, घनानंद के बारे में है। ठीक है। यदि इनकी प्रेमिका सुजान, इससे आपको पता होगा कि इसके बारे में मैंने इनके बारे में खास करके पिछले कक्षा में मैंने चर्चा की है। आप अगर पिछले कक्षा नहीं देखें जाके देखिए, बहुत अच्छा मनोरंजक ढंग से मैंने बताया है। यदि उनकी प्रेमिका सुजान नाम की वैश्या कहे तब गाएंगे। मतलब इन राजा साहब बोले कि गाओ, तो नहीं गा रहे थे, शर्मा रहे थे। तब जाकर के जो है इनके बारे में मालूम चला कि तब गाएंगे जब इनकी जो प्रेमिका है सुजान नाम की वैश्या, अगर वो कहेगी तो गाएंगे। वैश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। ठीक है। बादशाह इसके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान के ने भी साथ चलने को कहा। जब ये चलने लगे, खासकर कौन, घनानंद चलने लगे, तो सुजान को भी बोले साथ चलो मेरे साथ, कहने को चलने को कहा। वह ना गई। इस पर उन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। ठीक है। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, घुरणी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। ठीक है। तो इस तरह की बात है। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलीन पे पतित परिहाई रही। संबत 1796 में जब नादिर शाह की सेना
कि सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन के बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर्जर धन 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 लाओ चिल्लाने लगा। घनानंद जी ने शब्द को उलटकर रज 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 कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखा था। बाप रे बाप, सुन देखिए, ऐसा है घनानंद, बहुत दीनान को अवधि आसपास परे, खरे अर बरन भरे है उठी जान को, कहीं कहीं आवन छविले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सन्मान को। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। घनानंद जी ने इतने ग्रंथों का पता लगता है। सुजान सागर, विरहलीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली और कृपाकंद। इसके अतिरिक्त इनकी कविता सवैयों से फुटकल संग्रह 150 से लेकर 450 कवितों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर की राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोगवेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरहलीला ब्रजभाषा में पर फारसी में छंद है। याद रखो, इनकी जो विरहलीला है किसका, घनानंद की, ब्रजभाषा में है, पर फारसी जो छंद है वो फारसी में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्ति सारणी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुरी भी क्या है, अपूर्व ही है। विप्रलंभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। प्रेम के पीर या इश्क में दर्द ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में लिखित उक्ति बहुत ही संगत है। नहीं महाब्रजभाषा प्रवीण सुंदरताभु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कुविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि व्यक्त होने पर भी इन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर उनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव के कोटि में नहीं आई, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाग पक्ष प्रधान है। कोरे विभाग पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहां रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहां उसके प्रभाव का ही भी वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतवृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संजोग का ही कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं, हृदय के विलास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। यानी आप अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? घनानंद के बारे में। घनानंद को पढ़ करके आपको खुद में क्या हो जाएगा, एकदम से हर्षित हो जाएंगे। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय के प्रेम का आधिपत्य बुद्धि का अधीन है, जैसा कि घनानंद ने कहा है। रीज सुजान सची पटरानी, बुची बुद्धि बापुरी हवै करिदासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका की इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे है, घनानंद आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंग मनि लीनो मेल सो। ठीक है, कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तत्ववेता
ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण का नहीं। ठीक है, तो ये घनानंद साहब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रेम की और निर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा किया है। उनके विरोध मूलक चित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संजोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग पद्धति प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ता निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने दो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है। किसका? ये घनानंद का जो भी कुछ हलचल है विरह के संबंध में वो अंदर में है। क्योंकि घनानंद कहते हैं सुजान को चलने के लिए वो नहीं चलती है, तब उसको असली विरक्ति होती है कि जिसके लिए मैंने क्या किया, राजा की तरफ पीठ करके सुजान की तरफ आगे फ्रंट करके मैंने गाया, आज वो भी मेरे पास नहीं है। बाहर से यह वियोग शांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना, न सेज की आग तरफ तपना, न उछल कर भागना। उनकी मौन मधी पुकार है। क्या है? मौन मधी पुकार है। यानी संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ कर ऐसी बस बर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का आभास हुआ। वह पहले ही से कहीं अधिक बदलती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर ये हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी ने उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं की अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है जो घनानंद ने किया है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल्कि सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्ति मत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुए। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती है, आप इसको गौर से पढ़िए। अरे सानी गही वह बनी कछु, सर सानी सो निहोरत है। ठीक है, उघरो जग छाए रहे घनानंद चातक जो तकिए अब तो। उघरो जग का मतलब क्या होता है? संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से हट गया। ठीक है, इस तरह की बातें यहां लिखी हुई है। तेरे ज्यो न लेखो मोही मारत परेखो महा, जान घनानंद पे खैबो लहत है। इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं कहीं वक्रोक्ति के पीछीटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के अस्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। जैसे देख सकते हैं, कान परे बहुतायत में एक लैन की वेतन जनायो कहाँ तुम, हो मन मोहन मोहे कहुना विथा मनैन की मानो कहा तुम। ठीक है, इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना की भी अनूठी प्रयोग है। उदाहरण से आप देख सकते हैं, अरे बीर पौने पौन तेरो सबे और गौन बारी, 200 और कौन मने ढरकों की वाणी दे। ऊपर के कविता के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निधान सुखदान दुखयानी दय
में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नाई का भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की शंगुपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण से हम देख सकते हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महा पन जा मधि मत सोधी सुधारी है लेख्यो ताही के चारु चरित्र विचित्राणी जो पची के रची राखी विसख्यो। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने की यदि शौकीन है तो इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुड़ी चाहनी तकी मोरनी यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर झुककर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए, अपना रास्ता पकड़ा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब घनानंद सुजान को कहते हैं कि चलो मेरे साथ, तो सुजान नहीं चलने को तैयार होती है। तो क्या करते हैं नायक यानी कि घनानंद, देखिए क्या लिखा हुआ, एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, यानी कि एक बार पीछे मुड़कर देखता है कौन, घनानंद सुजान को, और फिर देखकर मुड़ गए, यानी फिर उसको देख करके अपना मुड़ गया और अपना रास्ता जो पकड़ा और रास्ता जो चल गया, यानी वृंदावन के लिए। ठीक है, खासकर फिल्मी स्टाइल में ये हुआ है। देखकर जब ये मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाड़ी में बदल जाता है, पानी नाड़ी में बदल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। ठीक है, घनानंद के 2 सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं इसको लेकर के। पर कारज देह को धारे फिरोज परजन्नी जथारथ हवे दरसो निधि नीर सुधा के समान करो शबही विधि सुंदरता सरसो। ठीक है, हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नैकु सयानप बांक नहीं तह साचे चले तजी अपना पबो झिझके कपटी सो निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो इत एक किते दूसरो आंक नहीं तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ठीक है, तो ये कहते हैं, ये विरह लीला से लिखी हुई है। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। अब आता है अगला, हम किसको पढ़ने वाले हैं, रसनिधि को पढ़ने वाले हैं। रसनिधि, इनका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह है। रसनिधि पृथ्वी सिंह, ये दतिया के जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। एक अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया था। रसनिधि याद रखना है, रतन हजारा, कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिया। इनके अतिरिक्त इन्होंने भी और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद छत्रापुर ने किया है। अरिल और माझो का संग्रह भी खोज से मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत ही कुछ प्रयत्न किया। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाई दरस भूख लागे दृगन भूख ही हेत भगाई। ठीक है, अब चलते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह के पास। ये महाराज विश्वनाथ सिंह ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या वैसनी तथा कवियों और विद्वानों की आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। ये ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी वो कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, आप यहां नाम देख सकते हैं। अष्टयाम अहिनिक, आनंद रघुनंदन नाटक है, उत्तम काव्य प्रकाश है, गीता रघुनंदन सती का, रामायण गीता रघुनंदन प्रमाणिक सर्व संग्रह,
कबीर बीचक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, परधर्म विनिर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचशतिका, गीतावली पूर्वार्ध, धारुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदिमंगल, बसंत चौतीसी, चौरासी रामायणी, ककाहरा शब्द। और यहाँ देख सकते हैं विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये राम उपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बंधम नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द रामायणी, आपने कबीर का सुना था, ककहरा नहीं बल्कि वहां पर क्या है शब्द साखी, क्या है साखी, साखी शब्द रामायणी आदि उसी प्रभाव के द्योतक है, पर उनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित्र संबंधनी है। कबीर जो है बीजक की टीका, क्या है बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद शब्द ब्रज भाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत, भानु सो शत्रुन काल सो भावे। ठीक है, यहां देख सकते हैं। यहां देखिए भक्तवर नागरीदास जी, क्या है भक्तवर नागरीदास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज शावंत सिंह जी, जिनका जन्म पौष कृष्ण के 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हारा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णागढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया तो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मरहटों की सहायता लेकर इन्होंने अपनी राज्य का अधिकार किया। इस पर गृह कला से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़कर वृंदावन चले गए। वहाँ विरक्त भाव के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ठीक है, वृंदावन पहुंचने पर वहां के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा या व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है, ठीक है, नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को, ठारे दूरी उदास, दौड़ी मिले भरी नयन, सुनी नाम नागरीदास। ठीक है, वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुंचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहां कोई नाव बेरा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। देखियो श्री वृंदा विपिन पार, नहीं नाव नहीं कछु और दाव। ठीक है, इस तरह की बात ये करते हैं। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बनी ठनी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए। इनका कविता काल संवत 1780 से लेकर 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ क्या है? मनोरथ मंजरी, संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में अश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने से पहले बहुत पहले से ही इस भक्ति और ब्रज लीला संवेदनी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं। श्रृंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंग माला,
ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रज सार, भोर लीला, प्रात रास मंजरी, बिहार चंद्रिका, भोजनाष्टकम, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान, आगमन दोहन। कुल मिलाकर इतनी कविता जो है ना, इतना इनका किताब है। सुजान नंद भी है। आप एक बार क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए। साझी फूल बीनन स्वाद, बसंत वर्णन, रसानुक्रम की कवित, फाल खेलन समेत अनुक्रम की कवित, निकुंज विलास, गोविंद परिचयी, वंजन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पदमुक्तावली। इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने से पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णना मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन की शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुत को 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझने। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की है। भक्तिमाल के इतनी अधिक कवियों की कृष्ण लीला संवेदनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरी दास जी कि ये रचनाएं क्या हुआ, अधिकांश ये पिष्ट पेशन सी प्रतीत होती है। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि को कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों बहुत ही नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। कालगति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाड़े के पदों की अतिरिक्त कवित, सवैया, अरिल, रोला छंद पूछा जाता है क्वेश्चन आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है, विशेषता पदों की। कविताओं की भाषा भी वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने देखना हो तो वैराग्य सागर से देख सकते हैं। काहे कोड़े नाना मत सुने तू पुरातन के, तय ही कहाँ तेरी मूड गूढ़ मति पंख की। ठीक है। अडिल से भी कुछ है लिखा हुआ। अंतर कुटिल कठोर भरे, अभिमान सो तिनके गृह नहीं, रहे संत शानमान को। पद से भी है यहाँ और मनोरथ मंजरी से है, इश्क चमन से है। इश्क चमन से देखिए पढ़ करके, सब मजहब शब इल्म अरु, शबेद एस के स्वाद, अरे इश्क के असर विनु ये सब ही बर्बाद। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये 14 नंबर जो है जोधा राज, ये जोधा राज के बारे में जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जोधा राज, क्या नाम है, जोधा राज के बारे में। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ इतना बने हुए हैं और इतनी गहनता के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अक्सर होता क्या है ना कि जब भी कोई लोग अध्ययन से जुड़ता है तो सफलता वर्तमान दौर में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो सफलता लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सफलता अगर जोशों के साथ अगर मान लिया जाए, लास्ट एग्ज़ाम के समय अगर 60 दिन भी हो तो आपका रिजल्ट दिख जाएगा। इसीलिए मेहनत करने में कटौती मत कीजिए। जो भी वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो रहे हैं जोश निर्जारक पे, आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए और फिर बताइए कि आपने 100% मेहनत किया कि नहीं। अपनी असफलता, कहावत है ना, आपको मैंने बार बार बताता हूँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लड़ोगे तभी पता चल पाएगा कि आप हारे या जीते। लड़ोगे ही नहीं, उससे पहले हार मान लोगे तो क्या होगा। इसे लड़ना सीखो, लड़ो। चलो ठीक है, धन्यवाद। जोश निर्जारक के साथ बने रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें, देखते रहिए। धन्यवाद।